अपनी एक हसीन मुदब्बिर ने अपनी कर्रोफर को दिया मोटर खरीदकर। हम हिंदियों की बदनसीबी देखिए, बाप देता है बेटी को शौहर खरीदकर। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप भारत न्यूज 24 देख रहे हैं। मैंने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो मैंने 2 लाइनें बोली और उन 2 लाइनों में आज के पूरे कार्यक्रम का मर्म है। मर्म कैसे है? मर्म ऐसे है कि मणिपुर की जो घटना हुई, नो डाउट एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन सियासत को देखिए, सियासत की बेशर्मी देखिए। मणिपुर की घटना हुई तो उसके बाद फिर झारखंड में भी एक घटना हुई। झारखंड के सरिया में घटना क्या हुई? एक महिला को पेड़ से बांध करके निर्वस्त्र करके पीटा गया। अब दिक्कत यह है कि झारखंड वाले जो सियासतदान हैं, मणिपुर वाली घटना देख के उनका सर झुक जाता है, लेकिन झारखंड वाली देख के सर नहीं झुकता। और मणिपुर वाले जो सियासतदान हैं, उनका चेहरा झारखंड वाली घटना को देख के झुक जाता है, लेकिन मणिपुर वाली घटना को देख के नहीं झुकता। आप सोच रहे होंगे कि भाई रात के 8 बजे ये ज्ञान क्यों दे रहा है अभिषेक भारती? असल में एक ऐसी घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में दिल्ली तक कोलाहल नहीं हुआ, लेकिन जिस घटना पर चर्चा जरूरी है। वो घटना आई गई हो गई, लेकिन उस घटना के बारे में आपको जानना जरूरी है। असल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रांची में थे। रविवार की घटना है। रांची में कूटे गांव है, धुरवा में, विधानसभा से बमुश्किल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये कूटे गांव। विधानसभा वो जगह है जहां से पूरे झारखंड के लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। पूरे झारखंड के एक एक आदमी की आवाज उसके दिए हुए मत से चुने गए लोग उसी विधानसभा में उठाते हैं। और उसी के पास है कूटे गांव। कूटे गांव में एक स्कूल है। उस स्कूल में रेनबो नाम का एक आश्रय गृह चलता है। रेनबो आश्रय गृह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, प्रियंक कानूनगो, उन्होंने अपनी टीम के साथ रेनबो में छापा मारा। बात यहीं से शुरू होती है, मैं बात आपको समझाऊंगा। लेकिन छापा मारने के बाद प्रियंक कानूनगो ने क्या क्या कहा, उस आश्रय गृह में क्या मिला, क्या नहीं मिला। एक एफआईआर दर्ज हुई नगड़ी थाना में, उस एफआईआर में क्या है, इन सब को समझने के लिए आपको जो बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सुनना पड़ेगा। तो हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले उनको सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन पहले सुनिए प्रियंक कानूनगो ने क्या कहा है, कैसे कहा है, किस माहौल में कहा है, आखिर क्यों नगड़ी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इफ, बट, प्लस, माइनस सब कुछ समझिए हमारे इस छोटी सी रिपोर्ट में। ऐसा जिसमें कि बच्चे एक अनाथ आश्रम में रखे गए, प्रेमाश्रय नाम था। सीडब्ल्यूसी ने ऑर्डर किया वहां रखने का। जब हमने वहां निरीक्षण किया तो हमको रिकॉर्ड्स में 52 बच्चे मिले और मौके पे 22-23 बच्चे मिले, 24 बच्चे मिले। हमने पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो हमको उन्होंने बताया कि 18 बच्चे तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल्स में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2022 तक इस संस्था को सरकार की फंडिंग दी जा रही थी और बच्चे उसके पहले से जो इस संस्था के नाम पे दर्ज हैं वो केजीबीवी में रह रहे हैं। केजीबीवी को शिक्षा विभाग पैसे देता है, भारत सरकार की योजना है। उन बच्चों के बेटे यहाँ महिला बाल विकास विभाग पैसे दे रहा है, वहाँ शिक्षा विभाग पैसे दे रहा है। अलबत्ता ये जो एनजीओ था, इसका जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिला वो मुंबई का मिला और मुंबई के इस एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पे इन बच्चों के नाम पे 10 करोड़ के आसपास की राशि विदेशों से ली गई, लोकल फंडिंग ली गई। लेकिन बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे तो केजीबीवी में हैं। 4 बच्चों का हमको वहां से पता चला कि रेनबो में रह रहे हैं। हमने जब ये पूछा कि रेनबो में कैसे रह रहे हैं तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। हम जब वहां गए, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर 2022 के अप्रैल माह में हमने उस होम में विजिट किया था। एक बच्ची ने उसके यौन शोषण के बारे में हमको बताया था, हमने एफआईआर कराई थी। वो होम तब भी अनरजिस्टर्ड था और सरकारी स्कूल में सरकार की फंडिंग से चल रहा था।
एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको एक फॉर्मर आईएएस है तथाकथित समाजसेवी है हर्ष मंडर जो चलाता है, और देश भर में ऐसे 52-53 चिल्ड्रन होम्स में तमाम अनैतिक काम कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं बच्चों के नाम पे, और बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को नहीं है। वहां पे एक बच्चा हमको बाल श्रम करता हुआ मिला। 17 बॉटल्स हमको उस प्रतिबंधित दवाई की मिली हैं जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बेची जाती है, जो शेड्यूल एच साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाली दवाई है, जिसमें नशे की जो है सब्सटेंस है, उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता, नहीं स्टॉक किया जा सकता, वो वहां पे रखी हुई मिली। वहां पे जो बच्चे थे उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिले। जब एक बार ये तय हो चुका था, सरकार को ये बताया गया था कि अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, ये नियमों का पालन नहीं करती, इसको बंद करिए, या बच्चे का यौन शोषण हुआ है, उसके बावजूद उसको एक कानून का रास्ता गलत तरीके से निकाल के फिट फैसिलिटी गलत तरीके से डिक्लेयर करके चलाया जा रहा था। हमने नगड़ी थाना में एफआईआर कराई है। ये ट्रैफिकिंग है, ये बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैर कानूनी तरीके से ले जाकर उनके नाम पे विदेशी फंडिंग लेने का एक बड़ा रैकेट है। इसमें सरकार के कई अधिकारी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के आपने सुन लिया प्रियंका कानूनगो ने क्या कहा। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारत न्यूज 24 को जब उनके बयान को, प्रियंका कानूनगो के बयान को हमने सुना तो हमारा भी माथा खटका कि भाई ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। अगर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो आकर के आपके शहर में एक आश्रय गृह का निरीक्षण करता है और उसके बाद कहता है कि भाई 55 बच्चे हैं, बहुतों के रिकॉर्ड्स नहीं मिले, अंदर कफ सिरप मिल रहे हैं, वो भी वो कफ सिरप जो कि प्रोहिबिटेड है, सिर्फ मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर मिलने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई पिछले साल भी मैंने चिट्ठी लिखी थी, एक बच्ची ने उनको शिकायत की थी कि यौन शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई एक नेक्सस काम कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सरकारी अधिकारी शामिल है, तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। तो हमें लगा कि नहीं ये आम लोगों के सरोकार की बात है। तो हमने अपनी रिसर्च की, हम पहुंचे रांची उपायुक्त के पास। तो डीसी साहब चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें बिजी थे, लेकिन उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे। जैसा कि इसमें प्रियंका कानूनगो ने कहा कि नहीं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उस फिटनेस सर्टिफिकेट में झोलझाल पाया गया है, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर के एसडीओ कोर्ट में एक शिकायत गया थी, जिसका आदेश जो है रांची के डीसी ने मुझे भेजा है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू किया गया, एक्सटेंड किया गया है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट तो है, ये कागज से प्रूव होता है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि स्कूल में चल रहा है सरकार के फंड पे। तो 2018 में जब रघुवर दास जी की सरकार हुआ करती थी, ये एमओयू तभी हुआ था। वो एमओयू की कॉपी भी मेरे पास है, वो भेजी गई मुझे। एमओयू में क्या है कि उस समय सरकार ने स्कूलों का मर्जर किया, तो जिन स्कूलों में छात्रों का और शिक्षकों का जो रेशियो है वो देखा गया। तो जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है, तो उन स्कूलों को पास वाले उन स्कूलों से मर्जर कर दिया गया जिसमें छात्रों की संख्या थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो ऐसा ही ये स्कूल कूटे में है, इसको मर्जर कर दिया गया पास के स्कूल से। अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा ये वेस्ट हो रहा था, तो राज्य सरकार ने सोचा कि ठीक है, रेनबो वाली जो संस्था, इससे हम एमओयू कर लेते हैं। एमओयू का पॉइंट क्या था? स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी सड़कों में आप देखते होंगे चौक चौराहों में भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, पैरों पे खड़ा किया जाएगा। इसी के लिए ये एमओयू हुआ। तो यही था मकसद। तो ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। जैसे भाई कफ सिरप अंदर क्या कर रही थी? सवाल ये भी है कि भाई बच्चियों के रिकॉर्ड्स आपके पास क्यों नहीं थे? आप परफेक्ट रिकॉर्ड्स कैसे नहीं दे पाए? प्रेम आलय या प्रेम आश्रय जो नाम है, चुटिया में एक ऐसा ही आश्रय गृह, तो वहां भेजने की 4 बच्चियों की बात थी जिनको यहां रखा गया था। कैसे बिना किसी सरकारी अधिकारी के आदेश के आप इनको यहां रख सकते हैं? ये भी सवाल है।
तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमारे मन में थे और हम जगह जगह घूमे इन सवालों को लेकर के। हम विधानसभा में विधायकों के पास भी गए पूछने के लिए कि भाई ये तो इतना बड़ा मुद्दा है, भाई मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है, सुभाष मुंडा को लेकर चर्चा हो रही है, तो इसको लेकर चर्चा भी तो होनी चाहिए। लेकिन इसको लेके सबका अपना डफली अपना राग है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट इसको लेकर के भी है हमारे पास। हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को आप देखिए। एक चाइल्ड रिपोर्ट है हमारे पास जिसमें हमने कुछ सवाल कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखी। सबको क्लब करके एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए। वो रिपोर्ट प्लीज दिखाई जाए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं वो रिपोर्ट दिखाए एक बार। आश्रय गृह के नाम पर काला खेल। आश्रय गृह की बच्ची करती है बाल मजदूरी। आश्रय गृह के नाम पर फंडिंग का गोरख धंधा। जिन सवालों को अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, हमने उन सवालों को सिर्फ मंच दिया। असल में ये सवाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने उठाया। प्रियंक कानूनगो अपनी टीम के साथ रांची के धुरवा में स्थित रेनबो आश्रय गृह का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्हें कई अनियमितताएं मिली। रेनबो आश्रय गृह का फिटनेस प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में है। स्कूल में अवैध तरीके से आश्रय गृह चलाने का आरोप, कई बच्चियों के गायब रहने का आरोप। 2 बच्चियां ऐसी मिली जिन्हें प्रेमाश्रय नामक दूसरे आश्रय गृह में रखना था। आश्रय गृह के अंदर प्रतिबंधित कफ सिरप का स्टॉक मिला। ऐसा जिसमें कि बच्चे एक अनाथ आश्रम में रखे गए, प्रेमाश्रय नाम था। सीडब्ल्यूसी ने ऑर्डर किया वहां रखने का। जब हमने वहां निरीक्षण किया तो हमको रिकॉर्ड्स में 52 बच्चे मिले और मौके पे 22-23 बच्चे मिले, 24 बच्चे मिले। हमने पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। इस मामले को लेकर भारत न्यूज 24 की टीम रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के पास पहुंची। रांची डीसी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए जिस आधार पर कुछ बातें साफ हो गई। रेनबो का साल 2018 में जिला प्रशासन के साथ एमओयू हुआ था। इसके तहत स्कूल मर्जर के बाद खाली बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का रेनबो इस्तेमाल कर सकता है। रेनबो का कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 के अगस्त महीने तक के लिए है। रेनबो आश्रय गृह में पिछले साल भी पॉक्सो का उल्लंघन पाया गया था। इस मामले को लेकर भारत न्यूज 24 ने राजनीतिक दलों से भी सवाल किया, पर सबके जवाब अपनी डफली अपना राग जैसा था। देखिए, केंद्र की टीम आई थी और आज जानकारी जो आप प्रेस और मीडिया के माध्यम से निकला है, तो निश्चित तौर पर जहां भी कमियां हैं, जहां पर भी कोई दोषीवार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर किसी लॉ का किसी ने उल्लंघन किया है तो 100% उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत गंभीर मामला है ये, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। और सरकार आखिर फिर किस तुष्टीकरण के तहत ऐसे कृत्यों को छुपाने का काम कर रही है, इसमें कठोरतम जांच कराते हुए कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई शासन को करना चाहिए। देखिए, अगर कुछ ऐसा जो है निकला है और गलत है तो गलत को कोई भी सरकार गलत ही बोलेगी, कोई सही नहीं बोलेगा। अगर किसी भी जांच के विषय में ऐसा कुछ आया है तो वो एनसीबीसीआर काम करे या हमारी सरकार काम करे, जरूर करेगी। और मुझे लगता है वो संस्था आज से तो चल नहीं रही होगी, बहुत सालों से चल रही होगी, लेकिन उस पर प्रश्न आज ही क्यों उठा रहे हैं ये लोग? क्योंकि सरकार आज उनकी नहीं है। लगाए गए आरोप संगीन है। सवाल फंडिंग से लेकर ट्रैफिकिंग तक का है। मामला एजेंडे का भी है। एफआईआर नगड़ी थाने में दर्ज हो चुकी है। देखना है इसे लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार का रुझान क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 24। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फंड की। देखिए, याद होगा आपको मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड में भी एक आश्रय गृह था, एक मंत्री के पति चलाते थे वो आश्रय गृह, और उसका किससे संबंध था, वहां की लड़कियां किनके पास भेज दी जाती थी और कौन कौन से वहां आकर के रुकते थे। अब तो सब खुलासा हो चुका है। देखिए, ऐसे आश्रय गृह जो झारखंड में, रांची में खास करके चल रहे हैं, झारखंड में चल रहे हैं,
इन आश्रय गृहों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब अचानक से जब आप इन आश्रय गृहों में जाइएगा तो आप देखिएगा कि बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं वो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। जैसे इसी रेनबो आश्रय गृह की बात, इस रेनबो आश्रय गृह से एक बच्ची जो कि बाल मजदूरी कर रही है, अब भाई जब आश्रय गृह है तो वो बाल मजदूरी कैसे कर रही है? आपको इसी को रोकने के लिए तो आश्रय गृह के लिए फंड मिलता है, तो उस फंड का आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसा कि अभी प्रियंका कानूनगो साहब को आप सुन रहे थे, प्रियंका कानूनगो ने कहा कि बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कि बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो भाई जब बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो फंड का क्या हो रहा है, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बताया जाना चाहिए। बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है झारखंड में भी है, क्या वो टीम दौरा करती है, निरीक्षण करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 पे। संभव है प्रतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी बहुत से लोगों से जुड़ेंगे, बहुत सारी बातचीत भी है जो आपको सुनानी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं क्योंकि इसका एक और पक्ष जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक। तो कुल मिलाकर के हर पक्ष जानना बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है, खबर को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। देखिए, बैद्यनाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सदस्य भी सीडब्ल्यूसी के रह चुके हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक जंग भी छेड़ी हुई है। इन्होंने देश विदेश तक जा चुके हैं अपनी बात को रखने के लिए। बैद्यनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 पर। बैद्यनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? बैद्यनाथ जी, सवाल ये है कि घटना तो आपको पता ही है कि भाई राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की एक टीम आती है, छापा मारती है रेनबो आश्रय गृह में। मेरा सवाल यह है कि जो फंडिंग है, इस फंडिंग को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठते हैं। तो मतलब सीडब्ल्यूसी के काम करने का तरीका या इन आश्रय गृहों के काम करने का तरीका क्या होता है? राज्य सरकार की कितनी भूमिका होती है? मतलब आश्रय गृह अगर फैसिलिटीज पूरी नहीं दे रहे हैं, फंडिंग उनको भरपूर मिल ही रही है, चाहे मिशनरीज से फंडिंग हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे किसी धार्मिक संस्था से हो, बहुत जगह से मिलती है, तो मतलब इसमें राज्य सरकार का कितना हस्तक्षेप होता है, जिला प्रशासन का कितना हस्तक्षेप होता है? बैद्यनाथ जी, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बैद्यनाथ जी से, लेकिन इसको आप समझिए, इसको समझना बेहद जरूरी है कि इसकी जो कार्य प्रणाली है यानी प्रोसेस ऑफ वर्किंग जो है वो कैसे होता है, राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है, जिला प्रशासन की भूमिका क्या होती है, कितनी होती है। मतलब आप समझिए कि आप 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस 10 रुपए का यूज सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप देखते हैं। तो भाई जब फंडिंग मिल रही है अगर राज्य सरकार से, बाकी जगहों से, तो उस फंडिंग का यूज कैसे हो रहा है, उन बच्चियों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही है नहीं मिल रही है, वो जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, वो पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों भेज दिया जा रहा है उनको कि जाइए भाई आप दाई का काम करिएगा, ऐसा तो नहीं कि उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जा रही है। तो भाई ये सब चीजें जो है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना और समझना बेहद जरूरी। जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग, राज्य सरकार की मॉनिटरिंग, ये सब बेहद जरूरी। लेकिन ये भी है कि भाई चीजें अगर सही चल रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल एजेंडे के लिए जबरदस्ती उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को देखना होगा, समझना होगा। आश्रय गृह बहुत सारे चल रहे हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राज्य सरकार ने रैन बसेरे बनाए कि भाई सड़क पे जो भिखारी हैं, जो गरीब हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ठेले खोमचे वाले हैं, तो एटलीस्ट वो रात में जाके वहां सोएंगे। रैन बसेरों के लिए बाकायदा बजट पास होता है, बजट में इसका प्रावधान होता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? आप कोई भी रैन बसेरा चले जाइए रांची का या झारखंड का, उनकी हालत जब आप देखेंगे तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई ये फंड जाता कहाँ है। तो जब फंड दिया जा रहा है तो उस फंड का हिसाब तो होना ही चाहिए, ये बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर के इसी हिसाब की बात है, ये हिसाब पता चलना चाहिए,
ये टू वे सिस्टम होता है। राज्य सरकार और जो भी फंड दे रही है उनको भी चेक करते रहने चाहिए, और अगर नहीं तो फिर हम तो यही मानेंगे कि सबके इंटेंशन में गड़बड़ी है। प्रियंक कानूनगो जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, तो उनकी भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बैद्यनाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बैद्यनाथ जी बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 में। बैद्यनाथ जी ये जो कार्यप्रणाली है, इस कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आश्रय गृह पर अगर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग छापा मारता है, कुछ अनियमितताएं मिलती हैं, बड़ा बड़ा आरोप लगता है कि बड़े बड़े आईएएस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त हैं, तो सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार की भूमिका किस हद तक होती है। बैद्यनाथ जी तो कुल मिलाकर के देखिए हमने कोशिश की, लेकिन हो सकता है थोड़ा मौसम का तकाजा है। बैद्यनाथ जी हो सकता है ऐसी जगह पे हैं जहां उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा भी था कि नेटवर्क इशू हो सकता है। बहरहाल मैंने जैसा कि कहा कि खबर का हर पक्ष आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस खबर का एक पक्ष ये भी है कि झारखंड बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं उज्जवल तिवारी, भारत न्यूज 24 उनके पास भी पहुंचा। भारत न्यूज 24 क्या, मैं ही पहुंचा था, तो उनसे बातचीत हुई। इस खबर का एक दूसरा पहलू उन्होंने भी बताया हमको, तो उस पहलू को भी समझना सुनना बेहद जरूरी है। उनसे जो बातचीत हुई है उस बातचीत को आप देखिए, एक बार समझिए। तो प्लीज एक बार वो बातचीत दिखाई जाए। बाल संरक्षण आयोग की टीम रांची में थी। रविवार का दिन थोड़ा गहमागहमी भरा रहा, क्योंकि इस टीम ने धुरवा में कुटे गांव में एक स्कूल के अंदर एक संस्था के द्वारा चलाई जा रही आश्रय गृह जिसको कहते हैं, तो उस आश्रय गृह पर छापा मारा। उस छापा मारने के बाद कहा गया कि यहां से कई बच्चियां गायब हैं। उसके बाद यह भी आरोप लगाया गया कि वहां पर प्रतिबंधित कफ सिरप, जिसको सिर्फ डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो मिलती है, उसकी कुछ बॉटल्स मिली। कहा गया कि ये जो आश्रय गृह ये गलत तरीके से चल भी रहा है, ये भी आरोप लगा। इन सब को लेकर के नगड़ी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज हुई। हमारा माथा ठनका, हमने इसको लेकर के थोड़ी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद कुछ बातें सामने आई जिसको लेकर के हमारे मन में भी संशय है, उम्मीद करते हैं जनता के मन में भी संशय होगा। तो इन संशयों को लेकर के झारखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी जी हमारे साथ हैं। उज्जवल तिवारी जी के पास मैं आया हूं, उनसे बातचीत करते हैं। उज्जवल जी, आपको भी जानकारी होगी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की एक टीम आई थी, खुद अध्यक्ष भी थे, कानूनगो जी थे। छापा मारा गया, कहा गया कि नहीं अवैध तरीके से संचालित है स्कूल के अंदर। जब मैंने रांची डीसी से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकायदा ये तो जिला प्रशासन और उस संस्था के बीच में एमओयू हुआ था। ऐसी 5 संस्थाएं थी, 5 स्कूलों को लेकर के, मर्जर के बाद जो स्कूल थे जिनका कोई यूज नहीं हो रहा था, तो ऐसी संस्थाओं को दिया गया था। तो अवैध कहा गया, मतलब आप लोगों के संज्ञान में ये सारी चीजें हैं, क्या लगता है ये क्या चल गया? देखिए, पहले तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष झारखंड से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उनको तो मैं कहता हूं कि आ जाइए झारखंड में कोई आयोग में चेयरमैन बन जाइए, आपके लिए ज्यादा बेटर है। ये पॉलिटिकली एक टाइप का द्वेष कह लीजिए या जो कह लीजिए। रहा बात रेम्बो का, रेम्बो 2018 में एमओयू हुआ झारखंड सरकार से, उस वक्त के सीएम थे रघुवर दास जी, तो उन्होंने किया और ये पूरे जो नियमावली के अनुसार है उसको सीडब्ल्यूसी के द्वारा उस वक्त के, उसके बाद डीसी साहब के द्वारा उसको फिट सर्टिफिकेट दिया गया। हाँ, बीच में एक घटना हुई थी जिसका कि जो घटना हुआ उसके अभियुक्त को तुरंत अरेस्ट करके सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी। हाँ, चौकीदार था। तो किसी एक घटना के बाद दूसरा बात जब आते हैं तब वो पहुंच जाते हैं। मतलब एक द्वेष की भावना होती है ना कि किसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, उसके सिवा कुछ नहीं। पॉलिटिकली सब स्टंट है। उनके यहाँ के नेता तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वही सोच रहे हैं कि केंद्र से आके यहाँ पे करें, अपना सीआर ठीक करें, कहीं से सांसद का टिकट मांग रहे होंगे। उसी के ये प्रकलन है। जिस भी संस्था में गए, एक प्रेमाशय में वो गए, वहां पे एक दिन पहले केंद्र से पदाधिकारी आए थे, वो एक्सीलेंट देखे गए, सचिव लेवल के एडिशनल सचिव सेक्रेटरी थे, वो एक्सीलेंट देखे गए। या तो सरकार के पदाधिकारी गलत थे, उनके कैबिनेट के उनके पदाधिकारी हैं, या तो ये गलत है।
दोनों में से एक तो गलत जरूर होगा। तो ये सरासर दिख रहा है कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। हर चौथे दिन पांचवें दिन वो घूमने आ जाते हैं, सरकार के अच्छा खासा पैसे को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उनको ज्यादा झारखंड से प्यार है तो झारखंड में वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम चढ़ा लें, सांसदी तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है। अच्छा, उनका बयान में सुन रहा था, वो कह रहे उनके बयान में ये मतलब मेंशन है कि 1 साल पहले ही उन्होंने सरकार से को भी निर्देश दिया था, आग्रह किया था सरकार से कि भाई इसकी फंडिंग जो है वो रोक देनी चाहिए, इस संस्था रेनबो की। और उन्होंने कागजात के आधार पर कहा कि कुछ 29 लाख मिशनरीज के द्वारा फंडिंग, गलत तरीके से फंडिंग का वो भी बात सामने आ रही। तो इसको किस तरीके से देखिए, वो जो पत्रचार करते हैं, जब भी आता है पत्रचार करते हैं, वो विभागीय उस पर कार्रवाई और जांच करती है, ऐसा कुछ नहीं। और रहा बात डोनेशन, आप कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ डोनेशन लेने के लिए फ्री है, अगर उसके पास 1280G हो, तमाम डॉक्यूमेंट हो। तो हमें जहां तक जानकारी है, प्रेमाशय के पास तमाम डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। और प्रेमाशय का एचओ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहां पे वो काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। झारखंड में वो काम कर रहा है तो वो गलत फंडिंग हो रहा है, पर्टिकुलर कास्ट वाइज चल रहा है। तो ये एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाना छोड़ दे प्रियंका कानून जी। अपना ठीक है, दौरा करें, उनको सम्मान पूर्वक हर चीज प्रोटोकॉल सिस्टम सरकार दे ही रही है, दौरा करें, अपना नियमावली के अनुसार कार्य करें। ये जो पार्टी का एजेंट बन के वो काम कर रहे हैं, वो आयोग का कार्य नहीं होता है। आयोग का कार्य होता है कि बच्चों का, जैसे झारखंड में 80 लाख बच्चे हैं, उसका प्रतिनिधित्व, उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर सरकार ने दी है। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। अभी मैं कर्नाटका गया था, वहां पे बाल आयोग के अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा बने गए, मगर उन्होंने वार्म वेलकम मुझे दिया और मुझे सारा मदद किया। तो उन्होंने तो ये नहीं बोला कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार, मैं आपको मदद नहीं करूंगा। पूरे देश में हर स्टेट में देखा जाएगा तो झारखंड से बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मैंने पहला स्टेट किया, हमें 3 बच्चों का डिटेल मिला जो झारखंड आना चाह रहे हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला, मिलके उन्हें झारखंड अब लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव वे में चलना चाहते हैं कि पूरे देश से जो बच्चे झारखंड से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू गए हैं, उनको लाके उनके माँ बाप के साथ रहना, उनके पढ़ाई का व्यवस्था करना, उनके माँ बाप का जीविका का व्यवस्था करने में लगे हैं। और ये आके डिस्टर्ब, इस सरासर पॉलिटिकली दौरा बनाते रहते हैं। तो ठीक है, इनका कार्य है, अपना लोकसभा कहीं मांग रहे होंगे तो अपना सीआर बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो लोग बोलने से डरते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड खास करके ही बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय या बीजेपी के नेताओं का आरोप रहता है कि भाई जैसे खूंटी, सिमडेगा, गुमला, ये जो इलाके हैं, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, ये सब जो इलाका है, ऐसा इलाका जहां पर मिशनरीज का प्रभुत्व थोड़ा ज्यादा है। तो कहा जाता है कि उन इलाकों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ज्यादा खबरें आ रही हैं। तो आप लोगों को भी क्या ऐसी शिकायतें मिलती हैं? और इस तरीके की चीजों को लेकर के क्या आप लोगों ने भी कोई प्लान ऑफ एक्शन वगैरह तैयार किया? देखिए, आप सिमडेगा की बात किए, खूंटी की बात किए, आपने देखा कि यहाँ मिशनरीज प्रधान सिस्टम चलता है। मैं ये देखता हूं कि यहाँ झारखंड के मूलवासी आदिवासी रहते हैं, जिनका एजुकेशन वर्ग को बढ़ाने की सरकार की जरूरत है, जो सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहता है। 2013-14 में भी जब हमारी सरकार आई थी, तब भी हम लोगों ने सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, इस सब एरिया के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट से मीटिंग किया गया था और वहां पर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाया गया था। हमारे लोग वहां पे अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन दर कम है, जिसके कारण ये सब चीजें होते। ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी वर्ग के कारण ये चीज हो रहा है, ये कहना गलत है। हम उस चीजों पे, अभी मैं कर्नाटका गया तो मुझे ये चीज लगा कि हम लोगों का भाषा कनेक्टिविटी की कमियां हैं। तो मैंने क्या कहते, एक प्लान आउट बनाया है कि 24 जिला में हम लोग 2 वकील साहब लोग को फ्रीलांसर रखेंगे, अपने साथ अटैच करेंगे, जिनका ये काम रहेगा कि वो दूसरे स्टेट में जो भाषा का बाइंडिंग है, इंग्लिश में वो बात कर सके और वो बात करके कनेक्टिविटी करके एक पुल का काम करेंगे, जो कि बच्चे झारखंड आ सके और जिसकी जानकारी वो आयोग को भी देंगे, सीडब्ल्यूसी को भी देंगे। एक कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ये जो जिला में आप बात कर रहे हैं, इनकी भाषा, आप साउथ चल जाइए तो मुझे ढंग से नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश वो बोल रहे थे और उतना फ्रिक्वेंटली इंग्लिश मैं नहीं बोल पा रहा था। तो एक कनेक्टिविटी, आपस में बातचीत नहीं होता, जिसके कारण, जिसे वेस्ट बंगाल भी मैं गया था, वहां भी कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण ये चीज आ रहा है। तो अब हम लोगों ने ये प्लान आउट
आउट किया कि 24 जिला में वकील साहब लोग को हायर करेंगे और हायर इन द सेंस फ्रीलांसर हम लोग रखेंगे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो इस राज्य के 80 लाख बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे मदद मांगेंगे, जिनका काम ही यही रहेगा कि पेरेंट्स जिनके बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गए, स्टेट से पता चल गया, वो फोन पे बात कर ले, कनेक्टिविटी कर ले और इंग्लिश में बात करके वो कम्युनिकेशन गैप को दूर करके अगर जाने की जरूरत लगे तो उसका भी व्यवस्था सरकार कराएगी। मतलब कुल मिलाकर के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए उनको तो आप खारिज करें? मुझे नहीं लगता, वो ट्रूली पॉलिटिकल और वो अपना सीआर बना रहे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, उज्जवल तिवारी जी हैं, सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग झारखंड के, और सदस्य रहते हुए इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन भी बता दिया कि किस तरीके से, और आरोपों को खारिज भी कर दिया। अब देखना यह है कि इन खारिज हुए आरोपों के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का रिएक्शन इस पर क्या रहेगा। सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, भारत न्यूज 24 रांची। तो दूसरा पक्ष भी हमने आपको दिखा दिया, तो इसको और समझने की अभी जरूरत है। कुछ लोग हैं जिनसे हमें बातचीत करनी है, वो भी हम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो रांची आए थे। उन्होंने छापा मारा। छापा में उन्होंने पाया कि भाई बहुत सारी अनियमितता है आश्रय गृह में। उन्होंने बताया कि मिशनरीज से फंडिंग और राज्य सरकार से फंडिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम झारखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी से के पास पहुंचे, उनसे भी बातचीत की। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सन्नी टोपो। सन्नी टोपो कौन है? प्रदेश सदस्य हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं जनजाति सुरक्षा मंच के। उन इलाकों में जहां धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, वहां पर सन्नी टोपो बहुत यूं कहें कि एकदम धारा प्रवाह तरीके से काम कर रहे हैं धर्म बचाने के लिए। तो सन्नी टोपो, बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 में। सन्नी, आश्रय गृह वो जगह जहां से बच्चों को ट्रैफिकिंग करके जब कहीं ले जाया जाता है, महिलाओं को, बच्चों को, तो उनको आश्रय गृह में रखा जाता है। हाँ, रांची में ज्यादातर आश्रय गृह जो है वो मिशनरीज द्वारा फंडेड है। अब आ रही है आवाज सन्नी जी? अगर आवाज आ रही है तो कुछ बोलिए कि हाँ आपको आवाज आ रही है सन्नी जी। अच्छा, सन्नी जी से भी, असल में बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है, तो इस कारण से संपर्क करने में लोगों से बड़ा समस्या हो रहा है। आपके यहां भी बारिश हो रही होगी तो आपको भी नेटवर्क का इश्यूज फील हो रहा होगा। बहरहाल सवाल ये उठता है कि जो फंडिंग है, तो उस फंडिंग का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो बच्चियां बाल आश्रय गृह में लाई जाती हैं, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है? तो ये बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और आगे भी हम लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में वहां पर भी बहुत सारे आश्रय गृह चल रहे हैं। तो उन आश्रय गृहों में क्या चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी, ये देखना बेहद जरूरी है। तो हम उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने सुना, जैसे उज्जवल तिवारी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या सच में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? लेकिन इतिहास में तो हमने ऐसा देखा है कि भाई ऐसे आश्रय गृहों में ऐसा होता है। सन्नी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सवाल यही है कि फंडिंग होती है आश्रय गृहों को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि आश्रय गृह सही तरीके से काम कर रहे हैं? सन्नी टोपो, हेलो। हाँ सन्नी बोलिए। हेलो। हाँ सन्नी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर पहुंच रही है तो बोलिए। सवाल कर रहा हूं मैं कि क्या झारखंड के आश्रय गृह सही तरीके से काम कर रहे हैं? आवाज आ रहा है? जोहार जोहार सन्नी। पूछिए।
जवाब दीजिए सन्नी टोप्पो। झारखंड के आश्रय गृह क्या ठीक से काम कर रहे हैं? उनको जो फंडिंग मिलती है सरकार से, मिशन से, तो क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम देखेंगे बहुत खराब स्थिति है। कहीं बच्चा को अच्छा से भोजन नहीं मिल रहा है, उनका शिक्षा का स्तर नहीं है, तो ये लोग कर क्या रहा है? अभी हम ये कांके का बोरिया बेथल मिशन आश्रम था, जिसमें CWC अपना हैंड दिया था, और दूसरा है कि सरकार को भी चर्च भी फंडिंग करता था। इसके बावजूद वहां से जब हमको रेस्क्यू करके लाया गया था दिल्ली से, उस समय अच्छा भी नहीं था। तो कर क्या रहा है आश्रय गृह? तो वाकई में जांच होना चाहिए, ये एक जांच का विषय है। जी सन्नी, सवाल ये है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अब रांची आए थे, तो जब उन्होंने छापा मारा उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बातें कही कि सरकारी अधिकारी तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त है। ठीक है, उन्होंने मिशनरीज की फंडिंग को लेकर के भी सवाल उठाया कि सरकार को इसको लेकर भी नियम बनाना चाहिए। तो आप भी सहमत हैं उनकी बातों से? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं हम ये समझ हैं कि जो गतिविधि चर्च के द्वारा हो रहा है, उसका एक जो फंडिंग है, उसको कहीं न कहीं सरकार देखरेख करे, सरकार अपने अंदर ले, ताकि जो है, जहाँ तक बात है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सरकारी आदमी का, तो कहीं न कहीं ऐसे ही तो रांची से हमारा बहन बेटियां और बाल बच्चे तो बाहर जा नहीं पाएंगे बगैर उनके संरक्षण के बगैर। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बात है ईसाई मिशनरी की, तो उनको कहीं ना कहीं इतना खुला छूट दे दिया गया है जिसका ये लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल इस पर उठना चाहिए कि कहीं ना कहीं चर्च के लोग भी तो नहीं जुड़े हैं बच्चे को यहाँ वहाँ बेचने में। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सन्नी टोप्पो हमारे साथ जुड़े थे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें बताई। ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको सिर्फ आधे घंटे में 2-4 लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके खत्म किया जा सकता है। बहुत ज़हीन मुद्दा है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। मतलब सड़क से लेके संसद तक इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। आपको एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। एक ह्यूमन ट्रैफिकर है पन्नालाल, जो कि जेल में है, लेकिन पन्नालाल की संपत्ति इतनी है, और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने पन्नालाल की संपत्ति अटैच की, इसके बावजूद पन्नालाल की संपत्ति सालों साल बढ़ती चली जा रही। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकर पन्नालाल की संपत्ति इतनी है कि रांची से जब आप खूंटी जाइएगा तो 5 मिनट तक 80 की स्पीड से जब आप कार चलाइएगा तो 5 मिनट तक उन्हीं की प्रॉपर्टी पे आपकी कार चलेगी। तो सोच लीजिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो गंदा धंधा है ये कितना बड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको बहुत संजीदा होकर इस पर सोचने की जरूरत है, एक स्ट्रांग रणनीति बनाने की जरूरत है। फिलहाल इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, इसके और भी पक्ष अब तक हम लाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।